Hello students, in our last class I have discussed about the purification method of the colloidal solution, mainly the dialysis, electrodialysis and ultrafiltration, and then I have discussed few properties of the colloidal solution like colligative properties, Tyndall effect, okay, and after that we have also discussed about the charge on the colloidal particles. It can be positively charged or it can be negatively charged depending on the preparatory methods of the colloidal solution. Now in this class I will start with the Zeta potential. So what is the Zeta potential? Zeta potential is a scientific term for electrokinetic potential in the colloidal dispersions. In the colloidal chemistry, it is usually denoted using the Greek letter zeta. Hence, it's called Zeta potential. From a theoretical viewpoint, the Zeta potential is the electric potential in the interfacial double layer at the location of the slipping plane relative to a point in the bulk fluid away from the interface. In other words, Zeta potential is the potential difference between the dispersion medium and the stationary layer of fluid attached to the dispersed particles. तो यहाँ पर मैं जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. ये जो फिगर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर को तुम लोग देखो. ये जो हम लोग के पास जो फिगर है, इसमें सपोज दैट इज आवर कॉलॉइडल पार्टिकल जिसका डायमीटर 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के अंदर है, एंड सपोज इसका जो चार्ज है दैट पार्टिकल का, सपोज दैट इज आवर नेगेटिवली चार्ज. तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली जो डिस्पर्स फेज जो होता है और डिस्पर्शन मीडियम हम लोग जानते हैं, तो सपोज ये डिस्पर्शन मीडियम में सपोज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज दोनों ही है, तो ऑब्वियसली अगर पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है तो उसके बाहर में पॉजिटिवली चार्ज सबसे ज़्यादा रहेगा. पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल सबसे ज़्यादा रहेगा. जो देखो ये जो डायग्राम है यहाँ पर मैं मैक्सिमम प्लस 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 दिया हूँ. उसके बाद जो होगा उसमें भी मैक्सिमम प्लस रहेगा, 1-2 माइनस आ सकता है. तो ऐसे करके इसके बाहर में और एक लेयर बन रहा है. तो ऐसे जो पार्टिकल है उसका तो एक लेयर है ही, और उसके बाहर में देखो और एक लेयर बन रहा है, और ऐसे करके उसका अनदर लेयर भी फॉर्म हो रहा है. तो ये जो फॉर्मेशन है इसको ही हम लोग मेनली डबल लेयर बोलते हैं. ठीक है, तो ये पार्टिकल हो गया, दैट इज इसका सरफेस चार्ज दैट इज नेगेटिव. तो इसका बाहर में अगर आ गया पॉजिटिव, उसके बाद और एक लेयर, उसके बाद अनदर लेयर, तो उसमें मैक्सिमम पॉजिटिवली चार्ज आएगा और उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव चार्ज हो सकता है. तो ये जो फर्स्ट जो लेयर है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही है, जो हम लोग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के जस्ट बाहर में देख रहे हैं कि उसका जस्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज ही है, इसको हम लोग मेनली स्टर्न लेयर बोलते हैं. ठीक है, सो दैट इज नोन एज द स्टर्न लेयर. और उसके बाद और एक जो पार्टिकल का लेयर होने के बाद अनदर ये जो स्फेरिकल फॉर्म जो ले रहा है, इसको हम लोग मेनली स्लीपिंग प्लेन बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं द फर्स्ट वन इज द स्टर्न लेयर एंड द सेकेंड वन इज द स्लीपिंग प्लेन. तो ये जो 2 लेयर फॉर्म हो गया आउट ऑफ द कॉलॉइडल पार्टिकल, इस ये दोनों लेयर को हम लोग डबल लेयर बोलते हैं. तो फर्स्ट डबल लेयर के अंदर क्या है, स्टर्न लेयर है, और सेकेंड डबल लेयर के अंदर क्या है, दैट इज अवर स्लीपिंग प्लेन. ओके, तो अभी हम लोग का जो डेफिनेशन था यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि the zeta potential is usually denoted using the Greek letter zeta. It is okay. So that's why we are calling it zeta potential. From a theoretical viewpoint, the zeta potential is the electric potential in the interfacial double layer. Okay, so ये zeta potential actually क्या है, ये इसका जो भी colloidal solution है उस colloidal solution का surface charge जो हम लोग बोलते हैं उसको ही मेनली हम लोग जीटा पोटेंशियल से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द इंटरफेशियल डबल लेयर. डबल लेयर के बारे में ऑलरेडी हम लोग बताएं कि ये दोनों लेयर से बनता है, एक है स्टर्न लेयर एंड अदर वन इज द स्लीपिंग प्लेन.
तो एट द लोकेशन ऑफ द स्लीपिंग प्लेन रिलेटिव टू अ पॉइंट इन द बल्क फ्लूइड अवे फ्रॉम द इंटरफेस. तो इन अदर वर्ड्स जीटा पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डिस्पर्शन मीडियम एंड द स्टेशनरी लेयर ऑफ फ्लूइड अटैच टू द डिस्पर्स पार्टिकल. तो ये जो पार्टिकल है ये अगर नेगेटिवली चार्ज है और इसके बाहर में जो पॉजिटिव, ये इसको हम लोग, ये जो टोटली चीज है इसको मेनली हम लोग स्टेशनरी लेयर मानते हैं, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होता है. क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो उसके बाहर में मैक्सिमम पॉजिटिव होगा और उसके साथ एक लेयर बनता है. तो ये एक्चुअली आवर स्टेशनरी लेयर है. तो ये स्टेशनरी लेयर के रेस्पेक्ट में बाहर में जो डिस्पर्शन मीडियम होता है, ये दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है इसको ही हम लोग जीटा पोटेंशियल बोलते हैं. तो ये जीटा पोटेंशियल हम लोग मेजर कर सकते हैं. तो जीटा पोटेंशियल मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, जिसके मतलब जो यूज करके मैं कोई भी कॉलॉइडल पार्टिकल्स, मतलब जो भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का अंदर जो पार्टिकल्स होगा उस पार्टिकल्स का सरफेस चार्ज निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए जीटा पोटेंशियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू. अगर मैं कोई कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाया, जैसे मैं बोल रहा था कि नेगेटिवली चार्ज हो गया या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे उसके हिसाब से उसका चार्ज भी होता है. तो जीटा पोटेंशियल मेनली क्या हो गया, ये पोटेंशियल है जो इंटरफेशियल डबल लेयर जो होता है उसमें हम लोग मेनली मेजर करते हैं. तो ये चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं. तो अगर सिंगल वर्ड में लिखना है तो जीटा पोटेंशियल इज द सरफेस चार्ज ऑफ द कॉलॉइडल पार्टिकल्स. ठीक है, और अगर ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो ये स्टर्न लेयर, स्लीपिंग प्लेन, ये दोनों हम लोग को बोलना है. ये दोनों से डबल लेयर बनता है और उस डबल लेयर जो इंटरफेस है, डबल लेयर का जो इंटरफेस है उसमें जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रहता है उसको ही हम लोग मेनली जीटा पोटेंशियल बोलते हैं. ठीक है, ओके. तो ये हो गया हम लोग का जीटा पोटेंशियल पार्ट. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोफोरेसिस. व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रोफोरेसिस, द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कॉलॉइडल पार्टिकल्स इज कंफर्म्ड by electrophoresis experiment. Okay, so the existence of charge on colloidal particle के अंदर जो charge होता है that is confirmed by the electrophoresis experiment. When electric potential is applied across two platinum electrodes dipping in a colloidal solution, the colloidal particles move towards one or the other electrode. Obviously, सपोज मैं जो जैसे बोल रहा था कि अगर टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को मैं कोई एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर रख दिया हूँ, तब क्या होगा, अगर वो नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइडल सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और अगर पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइडल पार्टिकल्स है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा. मतलब जो हम लोग टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो ले रहे हैं, एक है पॉजिटिवली चार्ज और एक है नेगेटिवली चार्ज कैथोड एंड एनोड. ठीक, द मूवमेंट ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो ये जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स का जो मूवमेंट हो रहा है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये जो मूवमेंट ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल्स जो हो रहा है, जब कोई भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन को मतलब कॉलॉइडल सॉल्यूशन में हम लोग दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रख के उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट जोड़ के जब उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट पास करा रहे हैं, तो उस मेथड को, उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं. तो सिंगल वर्ड में अगर बोलना है तो बोल सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, अगर मेरा कॉलॉइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो उसको हम लोग एनाफोरेसिस बोलते हैं, और अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो उसको हम लोग कैटाफोरेसिस बोल सकते हैं. तो व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस, that is movement of particles, is prevented by some suitable means, it is observed that the dispersion medium begins to move in an electrical field. ठीक है, this phenomenon is termed as the electroosmosis. तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोलते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है, जब हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर कॉलॉइडल पार्टिकल्स को टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रखने के बाद, तो जब मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स तो हो ही रहा है, but that movement of the particles is prevented by some suitable means, and it is observed that the dispersion medium begins to move in an electric field. dispersion medium जो होता है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव कर जाता है, तो इसको ही हम लोग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोलते हैं.
तो ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कोआगुलेशन और द प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज दैट, द कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन? The stability of the lyophobic salts is due to the presence of charge on colloidal particles. Okay. If somehow the charge is removed, the particles will come nearer to each other to form aggregates and settle down under the force of gravity. The process of settling of colloidal particles is called the coagulation or the precipitation of the salt. तो ये जो लायोफोबिक सॉल्ट्स के बारे में मैं बात कर रहा था, मैं पहले ही बोला था फोबिक का मतलब है सॉल्वेंट हेटिंग। तो लायोफोबिक सॉल्ट्स आर वेरी वेरी अनस्टेबल एंड दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, ये हम लोग पहले डिस्कस किए हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑफ द लायोफोबिक सॉल्ट्स है ये बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, और ये अगर ये स्टेबल लायोफोबिक सॉल्ट्स बन रहा है तो दैट इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो इसीलिए उसमें हम लोग कुछ स्टेबिलाइजिंग एजेंट भी डालते हैं, जैसे मैं डिस्कस किया था। तो इफ समहाउ द चार्ज इज रिमूव्ड, सपोज ऐसे कोई चीज उसमें मैं डाल दिया कि उसका चार्ज रिमूव हो गया, जो चार्ज था वो नहीं रहा, तो क्या होगा, तो पार्टिकल्स, एक पार्टिकल और एक की तरफ आएगा, तो अल्टीमेटली द पार्टिकल्स विल कम नियरर टू ईच अदर एंड दे विल फॉर्म एग्रीगेट, और इसको हम लोग कोआगुलेट बोलते हैं, एंड सेटलिंग डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ऑब्वियसली अगर उसका मास ज़्यादा हो जाएगा, जब वो लोग एग्रीगेट फॉर्म करेगा या कोआगुलेशन होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो सेटल डाउन कर जाएगा अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नीचे में आ जाएगा, बीकर के नीचे में आ जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द कोआगुलेशन। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द कोलॉइडल सॉल्ट बोल सकते हैं। द कोआगुलेशन ऑफ द लायोफोबिक सॉल्ट्स कैन बी कैरिड आउट इन द फॉलोइंग वेज। तो हम लोग कैसे लायोफोबिक सॉल्ट्स में कैसे हम लोग कोआगुलेशन कर सकते हैं, इससे कुछ वे आउट हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट वन दैट इज बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम लोग बता ही रहे थे इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हो रहा है कि चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इलेक्ट्रोड की तरफ, तब वो अल्टीमेटली उस इलेक्ट्रोड में जाके कोआगुलेट कर जाता है, तो इसीलिए बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। The next one that is by mixing two oppositely charged salts। अगर मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है या नेगेटिवली चार्ज सॉल्व है, तो अगर ये दोनों को मैं एक साथ कर दूं तो पॉजिटिव नेगेटिव जाके न्यूट्रलाइज कर देगा, और अगर न्यूट्रलाइज हो गया तो उसमें चार्ज रिमूव हो गया लायोफोबिक सॉल्ट का, और अल्टीमेटली वो कोआगुलेट कर सकता है। नेक्स्ट इज द बॉइलिंग। अगर मैं बॉयल किया तो क्या होगा, वो बॉयल अगर मैं किया तो उसमें जो डिस्पर्शन मीडियम है, तो डिस्पर्शन मीडियम गायब होगा धीरे 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 धीरे, और जब वो डिस्पर्शन मीडियम नहीं रहेगा तो डिस्पर्स फेज में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे कोआगुलेट कर सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। अगर मैं बहुत डायलिसिस प्रोसेस को मैं कंटिन्यू रखूंगा, तो डायलिसिस प्रोसेस में हम लोग देखते ही हैं कि उसके साथ जो भी इम्प्योरिटी रहता है वो एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है, और अगर ये डायलिसिस प्रोसेस को मैं कंटिन्यू करूंगा तो उस मेम्ब्रेन के अंदर जो प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा वो भी धीरे 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 प्रेसिपिटेटेड आउट हो सकता है। एंड लास्ट वन बाय एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑब्वियसली अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स अगर मैं ऐड कर दिया कोई भी लायोफोबिक सॉल्ट में, तो इलेक्ट्रोलाइट से ही मेनली लायोफोबिक सॉल्ट स्टेबलाइज होता है, बट वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं चार्ज को डिफरेंट कोई चार्ज का इलेक्ट्रोलाइट को लायोफोबिक सॉल्ट्स में डाल दिया तो उसमें भी हम लोग कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कोआगुलेशन पोर्शन, और इस कोआगुलेशन पोर्शन का बहुत सारा फिजिकल आउटपुट भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है जिसको हम लोग हार्डी-सूल्स रूल बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें एक्चुअली क्या है, देखो, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट जनरली द ग्रेटर द वैलेंस ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन एडेड, द ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज द precipitation, and this is known as the Hardy-Sulz rule. In the coagulation of a negative salt, the flocculating power is in the order aluminium 3 plus greater than barium 2 plus greater than Na plus. Similarly, in the coagulation of a positive salt, the flocculating power is in the order FeCN whole 6 4 minus greater than PO4 3 minus greater than SO4 2 minus greater than Cl minus. So इसमें एक्चुअली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सपोज मेरे पास कोई एक नेगेटिव सॉल्ट है, मैं जानता हूँ कि जो नेगेटिव सॉल्ट है उसमें अगर मैं कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन डाल दूं तो क्या होगा
उसका चार्ज धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करेगा और वो अल्टीमेटली कोआगुलेटेड होगा। तो ये जो कोआगुलेशन का जो पावर है, जो मतलब जैसे जिस आयन देके मैं सबसे ज़्यादा कर सकता हूँ, जैसे एल्यूमिनियम 3+, क्योंकि एल्यूमिनियम 3+ का चार्ज 3+ है, बेरियम 2+ का 2+ है, Na+ का 1+ है। तो एल्यूमिनियम, बेरियम, सोडियम, ये जो चार्ज के हिसाब से मैं देख सकता हूँ, अगर मैं एल्यूमिनियम 3+ नेगेटिव सॉल्व में डाल दिया तो क्या करेगा, वो बहुत जल्दी से उस नेगेटिव सॉल्व को न्यूट्रलाइज कर सकता है और कोआगुलेशन प्रोसेस को और फास्ट कर सकता है। तो इसको ही हम लोग फ्लोकुलेटिंग पावर बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली सपोज मेरे पास कोई एक पॉजिटिव सॉल्व है, तो जो मेरे पास पॉजिटिव सॉल्व है उसमें अगर मैं हाईली नेगेटिवली चार्ज में आयन दे दिया, जैसे एफिशिएंसी 4- चार्ज है, या फॉस्फेट इसमें 3- है, सल्फेट में 2-, Cl में सिंगल-, तो अगर ये चारों में दे दिया तो सबसे ज्यादा करेगा कौन, एफिशिएंसी 4-, उसके बाद करेगा फॉस्फेट, उसके बाद सल्फेट, उसके बाद क्लोराइड, क्योंकि उसका चार्ज के हिसाब से वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इसका फ्लोकुलेटिंग पावर इस ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ जो फ्लोकुलेटिंग जो मैं बोल रहा हूँ, ये फ्लोकुलेटिंग एक नया वर्ड है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हम लोग का कोआगुलेशन हो रहा है, ऐसा भी कुछ कॉलोइडल पार्टिकल्स होता है कि जिसमें कोआगुलेशन प्रोसेस तो हम लोग देखते हैं, बट वो ग्रेविटी के कारण नीचे नहीं आ जाता है। वो नीचे नहीं आता है, उसका जो अपर सरफेस है जो सॉल्वेंट का, मतलब जो डिस्पर्स्ड मीडियम है, उसका जो अपर सरफेस है, उस सरफेस में वो फ्लोट करता है। ठीक है, मतलब वो after the coagulation also it will float over the surface of the dispersion medium, तो उसको ही हम लोग मेनली फ्लोकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लोकुलेशन के ऊपर डिपेंड करके मेनली कोआगुलेशन ही हो गया एक तरफ का, तो उसके ऊपर डिपेंड करके एक हार्डी-सूल्स रूल आया है। तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि द ग्रेटर द वैलेंस ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन एडेड, जैसे एल्यूमिनियम 3+ फॉर द नेगेटिव सॉल्व, या एफिशिएंसी 4- फॉर द पॉजिटिव सॉल्व, वैलेंस जितना ज्यादा होगा द ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज द प्रेसिपिटेशन। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि जितना ज्यादा होगा आयनिक चार्ज, उतना वो बहुत जल्दी से कोई भी कॉलोइडल सॉल्व को प्रेसिपिटेट कर सकता है। एक ही खास बात है कि उसका चार्ज डिफरेंट होना चाहिए। तो इस रूल को ही हम लोग हार्डी-सूल्स रूल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और एक पॉइंट जो मैं है उसको भी मैं थोड़ा बोल देता हूँ, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ द colloids. How can we protect our colloids? हम लोग पहले ही बताए थे कि लायोफिलिक सॉल्ट्स आर वेरी स्टेबल देन द लायोफोबिक सॉल्ट्स। So लायोफिलिक colloids have a unique property of protecting लायोफोबिक colloids. ठीक है, तो लायोफिलिक ज्यादा स्टेबल होता है, लायोफोबिक अनस्टेबल होता है। When a lyophilic salt is added to the lyophobic salt, the lyophilic particles form a layer around the lyophobic particles and thus protect the latter from electrolytes. ठीक है, सपोज मेरे पास कोई एक लायोफोबिक सॉल्ट है, उसमें मैं लायोफिलिक सॉल्ट ऐड कर दिया, तो क्या होगा, उस लायोफोबिक के आउटर सरफेस में लायोफिलिक पार्टिकल्स अपने से अरेंज कर लेता है, और वो अल्टीमेटली लायोफोबिक सॉल्ट जो था, अब वो लायोफोबिक नहीं रहेगा, वो लायोफिलिक की तरह बिहेव करेगा और वो प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो लायोफिलिक कॉलॉइड्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स। अगर इस पर्पस में अगर हम लोग लायोफोबिक सॉल्ट में लायोफिलिक कॉलॉइड्स या सॉल्ट में ऐड कर रहा हूँ, तो उसको हम लोग प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स बोल सकते हैं, और ऐसे हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोई भी लायोफोबिक सॉल्ट। तो ये हो गया हम लोग का कुछ जो भी हम लोग बोल रहे थे। तो मेनली हम लोग का जो टॉपिक जो था, जो मैं अभी तक डिस्कस किया हूँ, कि कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉलॉइडल सॉल्यूशन, दैट इज कॉलिगेटिव, टिंडल, चार्ज ऑन द कॉलॉइडल पार्टिकल। नेक्स्ट आज हम लोग डिस्कस किए जीटा पोटेंशियल, देन इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन कोआगुलेशन, और उसके अंदर में था हार्डी-सूल्स रूल, और उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ द कॉलॉइड्स। अभी हम लोग कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे बात करेंगे, जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है इन द कॉलॉइडल पार्ट, कॉलॉइडल सॉल्यूशन पार्ट। तो फर्स्ट वन, दैट इज गोल्ड नंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। तुम लोग देख सकते हो गोल्ड नंबर बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो व्हाट इज दैट, व्हाट इज द गोल्ड नंबर? गोल्ड नंबर इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड इन मिलीग्राम्स which prevents the flocculation of 10 ml gold salt by the addition of 1 ml of 10% NaCl solution. So that is known as the gold number. मतलब मैं कितना लायोफिलिक कॉलॉइड मिलीग्राम अमाउंट में ऐड कर रहा हूं। ठीक है, लायोफिलिक कॉलॉइड मैं कितना ऐड कर रहा हूं, कहां पर ऐड करना है मुझे, 10 ml गोल्ड सॉल्ट में ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि गोल्ड सॉल्ट ऐसे लायोफोबिक होता है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए मैं लायोफिलिक
कोलॉइड यूज कर रहा हूँ और जिसका अमाउंट रहेगा मिलीग्राम में, ठीक है, और उसमें और एक चीज डालना है, दैट इज 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट, जो अभी अभी मैं बात कर रहा था इन दैट पोर्शन, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द कोलॉइड्स। वहां पर भी क्या था, लायोफिलिक कोलॉइड में लायोफिलिक सॉल या कोलॉइड में ऐड कर रहा था और उसमें इलेक्ट्रोलाइट देंगे तो हम लोग बोल रहे थे कि वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकता है, ज़्यादा कोआगुलेशन नहीं हो सकता है लायोफिलिक सॉल्ट। तो ये जो गोल्ड नंबर का डेफिनेशन है, दैट इज एक्चुअली मेनली बेस्ड ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द कोलॉइड्स। तो गोल्ड नंबर इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द लायोफिलिक कोलॉइड इन मिलीग्राम्स व्हिच प्रेजेंट्स द पॉपुलेशन ऑफ 10 ml gold salt by the addition of 1 ml of 10% NaCl solution. Coagulation of gold salt is indicated by color change from red to blue. गोल्ड सॉल्ट जो होता है, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स जो बनता है, जिसमें हम लोग मेनली गोल्ड सॉल्ट बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली रेड इन कलर, रूबी रेड कलर होता है। बट जब कोआगुलेशन हो जाता है, मतलब जब पार्टिकल साइज उसका बढ़ जाता है तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो रेड टू ब्लू व्हेन पार्टिकल साइज जस्ट इंक्रीजेस। मोर इज द गोल्ड नंबर, लेस इज द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ द लायोफिलिक कोलॉइड सिंस इट मीन्स दैट द अमाउंट रिक्वायर्ड इज मोर। ठीक है, अगर गोल्ड नंबर ज़्यादा है, गोल्ड नंबर ज़्यादा है मतलब क्या है कि लायोफिलिक कोलॉइड के अमाउंट में ज़्यादा दे रहा हूँ, तो लेस इज द प्रोटेक्टिव पावर ऑब्वियसली। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा लायोफोबिक सॉल्ट था उसका प्रोटेक्टिव पावर कम है, इसलिए ना मैं ज़्यादा अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड ऐड कर रहा हूँ। तो इसलिए मोर इज द गोल्ड नंबर, लेस इज द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ द लायोफिलिक कोलॉइड सिंस इट मीन्स दैट द अमाउंट रिक्वायर्ड इज मोर। ठीक है, तो जितना गोल्ड नंबर ज़्यादा होगा इसका मतलब ज़्यादा हो रहा है, मतलब उसका प्रोटेक्टिव पावर लेस हो रहा है लायोफिलिक कोलॉइड का। ठीक है, तो कोआगुलेशन प्रोसेस, गोल्ड का कोआगुलेशन प्रोसेस को रोकने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे ऐड करना है लायोफिलिक कोलॉइड। अगर लायोफिलिक कोलॉइड का अमाउंट मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, इसका मतलब उसका प्रोटेक्टिव पावर कम है, इसलिए मैं ज़्यादा अमाउंट में दे रहा हूँ। तो ये लाइन को याद रखना, ये कभी कभी MCQ में भी दे देता हूँ। तो ये हो गया हम लोग का गोल्ड नंबर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द फॉग, मिस्ट एंड रेन। तो ये भी एक कोलॉइडल पार्टिकल का एक बहुत फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, एक बहुत सारा एप्लीकेशन है जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि व्हेन अ लार्ज मास ऑफ एयर कंटेनिंग द डस्ट पार्टिकल्स is cooled below its dew point, the moisture from the air condenses on the surface of these particles forming fine droplets. These droplets, being colloidal in nature, continue to float in air in the form of mist or fog. Clouds or aerosols having small droplets of water suspended in air on account of condensation in the upper atmosphere, the colloidal droplets of water grow bigger and bigger in size till they come down in the form of rain. तो ये जो fog, mist, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे, जब हम लोग एरोसॉल में थे वहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे फेज चेंज होगा, फेज अगर अलग अलग होगा तो उसके ऊपर डिपेंड करके सॉल्ट जेल इमल्शन होता है। तो ये जस्ट उसका ही कुछ एग्जाम्पल है, मिस्ट हो गया या फॉग हो गया या रेन हो गया। ये मेनली जो भी हम लोग एटमोसफियर में देख रहे हैं ये एक्चुअली कोलॉइडल पार्टिकल का ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज द ब्लड। इट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ एन albuminoid substance. Okay, so blood is the colloidal solution of an albuminoid substance. The styptic action of alum and ferric chloride solution is due to coagulation of blood forming a clot which stops further bleeding. जब भी हम लोगों को सेविंग करने के टाइम सपोज ब्लड निकल जाता है, हम लोग एलम देते हैं क्योंकि एलम में क्या है, एल्यूमिनियम 3+ है। तो और ब्लड जो है दैट इज एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज्ड, तो एलम में है एल्यूमिनियम 3+, तो इसीलिए एल्यूमिनियम 3+ जब मैं ब्लड में दूंगा तो क्या होगा, वहाँ पर कोआगुलेशन होगा, देखोगे ब्लड वहाँ पर क्लॉट कर जाता है। तो ये भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है क्योंकि ब्लड के अंदर एल्बुमिनॉइड रहता है जो एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज है। तो एलम और फेरिक क्लोराइड, क्योंकि फेरिक क्लोराइड में भी Fe3+ रहता है, ये अगर मैं ब्लड में उस टाइम दे दिया तो ब्लड कोआगुलेट कर जाता है एंड फॉर्मिंग अ क्लॉट व्हिच स्टॉप्स द फर्दर ब्लीडिंग। नेक्स्ट द फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा। हम लोग देखते हैं कि जब रिवर कोई जाता है, जब वो ओशन में मीट करता है तो वहाँ पर कभी कभी डेल्टा फॉर्म होता है, जैसे हम लोग सुंदरबन में देखते हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो रिवर वाटर इज द कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ क्ले। रिवर वाटर में क्या रहता है, दैट उसमें क्ले का कोलॉइडल सोल्यूशन रहता है। तो सी वाटर कंटेन्स अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग जानते हैं कि सी वाटर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में नमक मतलब NaCl रहता है,
तो when river water meets the sea water, the electrolytes present in sea water coagulate the colloidal solution, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट है सी वाटर में और रिवर वाटर में मेनली colloidal solution of clay है। तो ऑब्वियसली एक में इलेक्ट्रोलाइट है और एक में colloidal solution है, तो जब ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा, वहाँ पर coagulation होगा और coagulation होने के बाद it डिपोजिट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा। तो इसके कारण डेल्टा जो फॉर्म होता है ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये भी एक कोलॉइडल नेचर का, कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एंड द लास्ट वन दैट इज द कोट्रेल। व्हाट इज दैट? कोट्रेल, इसको देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, दैट इज द स्मोक इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सच एज कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड्स, डस्ट एटसेट्रा। तो स्मोक के अंदर ये भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसके अंदर कार्बन रहता है, आर्सेनिक कंपाउंड्स, डस्ट, ये सब रहता है। द स्मोक बिफोर इट कम्स आउट फ्रॉम द चिमनी, मतलब जब हम लोग कोई भी वर्कशॉप में, हाँ हम लोग जब देख सकते, मतलब कोई भी फैक्ट्री में जब हम लोग देखते हैं कि वहाँ से स्मोक निकलता है तो उसका देखोगे ऊपर में एक चिमनी लगा देता है जो बहुत ऊपर में जाके वहाँ से स्मोक निकलता है। ठीक है, तो द स्मोक बिफोर इट कम्स आउट फ्रॉम द चिमनी इज लेड थ्रू अ चेम्बर कंटेनिंग प्लेट्स हैविंग अ चार्ज ऑपोजिट टू दैट कैरीड बाय द स्मोक पार्टिकल्स। तो वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर एक प्लेट रहता है चिमनी के जस्ट जहाँ से स्मोक निकल रहा है, जस्ट उसका बिफोर। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दीज प्लेट्स लॉस देयर चार्ज एंड गेट डिसिपेटेड। तो वो सब जब कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड जो भी है, डस्ट है, उसका कुछ एक चार्ज होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसमें जो हम लोग अगर हम लोग प्लेट रख देंगे जस्ट चिमनी के आउटसाइड वाला जो पोर्शन है, जस्ट उसके बिफोर में अगर हम लोग प्लेट रख दें तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज वाला जो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो वहाँ पर जाके अटक जाएगा, मतलब वहाँ पर कोआगुलेशन होगा या प्रेसिपिटेशन होगा। The particle does settle down on the floor of the chamber. The precipitator is called the Cotrell precipitator. तो वहाँ पर क्या होगा, जो जितना भी पार्टिकल है वो सब सेटल डाउन कर देगा ऑन द फ्लोर ऑफ द चेम्बर, और वो जो प्रेसिपिटेटर है, मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं कि जहाँ पर दो गो प्लेट रहता है, प्लस चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, जहाँ मेनली स्मोक पार्टिकल जाता है तो वहाँ पर जाकर अटक जाता है और प्रेसिपिटेटेड आउट होता है, उसको ही, द प्रेसिपिटेटर को ही हम लोग कोट्रेल प्रेसिपिटेटर बोल सकते हैं। तो ये हो गया कुछ स्पेशल टॉपिक्स में, इसीलिए इसका नाम दिया क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ स्पेशल टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो कोलॉइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गोल्ड नंबर का एग्जांपल दे, देन फॉग, मिस्ट या रेन कैसे क्या फॉर्म होता है, ब्लड में क्या होता है जब हम लोग सेव करते हैं तो हम लोग क्यों एलम क्यों डालते हैं, एलम को क्यों वहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हार्डी-सोल्स रूल का एप्लीकेशन होता है और ब्लड क्लॉट कर जाता है। डेल्टा कैसे फॉर्म होता है, जब रिवर और ओशियन के बीच में हम लोग डेल्टा देखते हैं, ये क्यों देखते हैं, वहाँ भी हार्डी-सोल्स रूल का ही प्रयोग हम लोग देख रहे हैं। और लास्ट में हम लोग कोट्रेल का बात किए, ये कोट्रेल प्रेसिपिटेटर है जो मेनली फैक्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, मतलब फैक्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पर चिमनी होता है, जस्ट चिमनी से जब धुआं निकलता है जस्ट उसका बिफोर में कोट्रेल प्रेसिपिटेटर को हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी कोआगुलेशन हम लोग देख सकते हैं। तो कोआगुलेशन का बहुत सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस किए। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग मेनली जीटा पोटेंशियल डिस्कस किए, उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड देन कोआगुलेशन एंड हार्डी-सोल्स रूल एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ द कॉलॉइड्स, लायोफिलिक कॉलॉइड्स को ऐड करना है लायोफोबिक कॉलॉइड्स में। तो ये, और उसके बाद लायोफोबिक के बाहर एक लायोफिलिक का लेयर बन जाता है वो, और अल्टीमेटली वो स्टेबल हो जाता है, और उससे ही रिलेटेड है दैट इज द गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर हम लोग बताए हैं कि जितना अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड हम लोग ऐड करते हैं इन द लायोफोबिक कॉलॉइड लाइक गोल्ड सॉल्ट विद द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl, तो जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर होगा उतना ही प्रोटेक्टिव पावर ऑफ द लायोफिलिक कॉलॉइड कम है, ये हम लोग बताए हैं। नेक्स्ट फॉग स्ट्रेंथ, ब्लड, डेल्टा एंड कोट्रेल। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का सरफेस केमिस्ट्री और उसके साथ साथ कॉलॉइड्स ये कंप्लीट होता है। ठीक, ओके, थैंक यू।